खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी। रन डाउन और फिर अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। इद्दत केस का फैसला हमने सुना, एक ख्याल था, एक तासुर था कि शायद कोई रिलीफ मिले या इमरान खान साहब को, मगर उस तरह ना हुआ। सिस्टम के लिए ख़तरे की घंटियां कौन बजा रहा है? खुद ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अगर महीने डेढ़ महीने में मामलात दुरुस्त ना हुए तो सिस्टम जो है वो लपेटा भी जा सकता है। ये क्या मामला है? हुकूमत में होने के बावजूद नून लीगी रहनुमा जो हैं वो पार्टियां क्यों छोड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे बयानात दे रहे हैं कि अगर तादीबी कार्रवाई की जाए तो उस पर गिरफ्त भी हो सकती है। बहुत सी बातें। और किसी ने कहा था कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। 568 अमवात लोड शेडिंग की वजह से कराची में हुई, तो हम किससे पूछें? प्राइवेटाइजेशन वालों से पूछें या किससे पूछें? मैं मेहमानों का तारुफ करवाता हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जस्ट रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, जनाब सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, दानियाल अजीज़ साहब सीनियर सियासतदान, और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब भी मौजूद हैं। मगर मैं आगाज़ करता हूँ इस फैसले के हवाले से जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। सर, ज़ाहिर है जब फैसला हो जाए तो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, कैसे देखते हैं? एक तो ये केस की नौइयत क्या है? कोई ऐसा प्रेसिडेंट पहले भी हमें मिलता है? और ये जो फैसला हुआ है, आप क्या समझते हैं कि ये यानी फैसला दुरुस्त है आपके ख्याल में जनाब उस्मानी साहब? देखिए, इस पे इद्दत का मामला था कि इद्दत के दौरान शादी हुई थी। अब जहाँ तक कि इद्दत का कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, वो इस वजह से डाला गया है ताकि अगर किसी औरत की तलाक हो जाए तो उसको अगर हमल है तो कम से कम वो जाहिर हो जाए। ये वजह थी उसकी। ये तलाक तो हो जाता है लेकिन सिर्फ उसके डिले करने की वजह ये थी। तो अगर हमल का कोई चांस नहीं है, जिस तरह के अभी इतना अरसा गुजर गया, हमल की बात ही नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो इद्दत का मामला तो ख़त्म हो जाता है। बसूरत उस वजह से उन पे केस चला और उनको सज़ा हो गई। फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में गए। लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर 1 जुलाई या 2 जुलाई तक आप इसको सुन लेंगे इसको। लेकिन चूंकि इनका अपना सियासी मकासद थे और इनके अपने जो मुहर्रकात थे, वो चाहते थे किसी न किसी तरीके से उनके जो लीडर हैं वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं, तो उन्होंने सज़ा मुअत्तल करने की कोशिश की और इस वजह से उन्होंने दोबारा कोशिश की। लेकिन जो जज साहब ने जो फैसला किया वो बड़ा टेक्निकल फैसला किया। उन्होंने ये कहा कि चूँकि इस केस में उनको बेल मिल सकती थी तो उनको सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकती। ये एक टेक्निकल फैसला था उनका, लेकिन जो मकासद थे वो उनके उससे पूरे नहीं हुए। और एक जहाँ तक कि जज ने कहा था वो उनका कहना सही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इतना अर्सा गुजर गया और अब चूंकि वजूहात, वो कहते हैं उसकी वजह कोई नहीं थी उनके ये एप्लीकेशन देने की और अपील करने की, तो उसको देखते हुए तो आप ये समझ सकते हैं कि टेक्निकली शायद वो सही हो, लेकिन मेरे ख्याल में उसूलन ये सही नहीं था और मुनासिब फैसला नहीं था। और अच्छा उस्मानी साहब, हम तो जज साहिबान की जो ज़ात है उसके बारे में तो ज़ाहिर है कोई बात करना मुनासिब भी नहीं है और गैर कानूनी भी है, मगर अल जज़ीरा में जो सुर्खियाँ लगी हैं, जिस तरीके से एक इस फैसले के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, मैं उस पर कोई एपिथेट इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये आप क्या समझते हैं कि ये एक तरह से जग हंसाई कह सकते हैं हम इसे? क्या कह सकते हैं? सॉरी, आपकी बात? सॉरी, यानी इट इज़ काइंड ऑफ एक जिस तरह थिएटर ऑफ द एब्सर्ड होता है कि जिस तरीके से अल जज़ीरा ने आज सुर्खी लगाई, मैं उसको रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहता, तो लोग इस फैसले को एक बट ऑफ रिडिक्यूल या एक ठट्ठा के तौर पे इंटरनेशनल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या हमारे साथ ज़्यादती है? ज़्यादती तो नहीं, लेकिन बात सूरत ये उनका, मेरे ख्याल में जज साहब का ये फैसला मुनासिब नहीं था। और ख़ास तौर से जो जिस वजह से इद्दत में शादी की इजाज़त नहीं होती, वो उसकी कोई जवाज़ पैदा नहीं होता था, तो उनका जो फैसला था मेरे ख्याल में नामुनासिब था और उनको फैसला कर देना चाहिए था और वो सज़ा मुअत्तल कर दे। जेल में रखने की क्या ज़रूरत थी? वो पहली 2 जुलाई को तो उसका दोबारा उसकी हियरिंग होगी और ये फैसला हो जाएगा कि वो कानूनी तौर पर
वो सही है कि नहीं है। माय लास्ट मेरे क्वेश्चन, ख्याल में तो ये जो उनका फैसला है वो सर्टनली नामुनासिब था। अच्छा माय लास्ट क्वेश्चन उस्मानी साहब, ये फरमाइए कि आप समझते हैं कि ऊपर जाके रिलीफ मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, या कम से कम जो पीटीआई वाले रिलीफ के लफ्ज़ से माइंड करते हैं, इंसाफ कहते हैं जी, इंसाफ मिले हमें, हम रिलीफ कहते हैं, तो ये ऊपर जाके क्या सेट असाइड हो जाएगा ये फैसला? देखिए, अब ये हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट इसको दो तरीके से देख सकती है। या तो हाई कोर्ट ये कह सकती है कि चूंकि इसमें ऑलरेडी हमने ऑर्डर किया हुआ है कि ये पहली 2 जुलाई को इसको सुनना चाहिए, तो इस वजह से इस मौके पर, चूंकि अब पहली 2 जुलाई से पहले तो हाई कोर्ट के पास जाएगा नहीं, तो इसलिए अब जरूरत नहीं है इसको फैसला करने की, तो क्या पता वो रिजेक्ट कर दें। लेकिन दूसरी ये भी कि अगर उसको इस अंदाज से देखें कि इद्दत के लिए, और इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे कि जो इद्दत की जो मुहरकात हैं और जिसकी वजह से मना की गई है शादी, उसका कोई जवाब नहीं बनता, तो वो ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, हम सुन लेंगे अपील उनकी, और उसका दूसरी अपील जो है वो भी उसके लिए डायरेक्शन दे देंगे कि ये आप शुरू करें केस उसको, लेकिन उनको वो रिलीफ दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक साहब ने कानूनी हवाले से इस पे आगे बढ़ते हैं। जनाब सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने का, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। एक उम्मीद थी और एक जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पर ना हुआ, लेकिन एक ख़तरा ये भी था कि कल जब मेरे साथ प्रोग्राम में राजा साहब बैठे हुए थे, पुराने जो हम आपके पार्टी मेट भी थे, वो कह रहे थे नहीं जी ये आर्टिकल 6 लग जाएगा, ये बाहर नहीं आएंगे। खुदा न खास्ता वो तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी खान साहब अंदर हैं, तो अब क्या स्ट्रेटजी है पार्टी की और आपका रिएक्शन क्या है? मस्ती खेल साहब। अकाई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, और मैं समझता हूँ कि सेंसरशिप के इसके बावजूद आप जैसे जो लोग हैं कल में जिहाद बुलंद कर रहे हैं, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। जहाँ तक तल्लक है, मैं समझता हूँ कि जनाब देखें जी कि ये जेलें हमारा कुछ नहीं कर सकती, ये कैदें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जो जुल्म, जो जबर, जो फस्तायत पिछले 2 साल के बाद हमारे साथ की गई है, उसके में जो जुल्म, मैं बस उसकी मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ? मैं समझता हूँ कि इसकी लेटेस्ट हिस्ट्री में जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी की नज़ीर नहीं मिलती। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पहले भी परसिक्यूशन तो होती रही है, झूठे सियासी मुकदमात कायम होते रहे हैं, लेकिन ये जो बदकिस्मती के साथ जो मशरकी रिवायात का जनाजा निकाला जा रहा है, और जिस अंदाज में माँ, बहन, बेटी को बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया जा रहा है, इसकी नज़ीर मैं समझता हूँ कि सिविलाइज्ड कंट्री में, और मैं समझता हूँ लेटेस्ट हिस्ट्री में नहीं मिलती। जहाँ तक तल्लक है, हमने पहले भी मर्दानावार मुकाबला किया, हमारा निशान छीना गया, हमारी पार्टी को बैन किया गया, हमारी बड़ी बड़ी लीडरशिप, जो चीफ मिनिस्टर्स थे, जो गवर्नर्स थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जो फेस थे पीटीआई का, वो पीटीआई को छोड़ गए। लोगों ने कहा, ये समझा कि शायद पीटीआई ख़त्म हो गई है, हमारे हज़ारों वर्करों को जेलों में डाला गया। पिछले दिनों मैं पंजाब के होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट काजी साहब देख रहा था, तकरीबन 6000 पॉलिटिकल वर्कर्स को जो सिर्फ अपनी आवाज बुलंद करना चाह रहे थे नाइंसाफी के खिलाफ, नाहक इस जुल्म, जबर, फस्तायत के खिलाफ, उनको 3 एमपीओ के तहत जो अंग्रेज मैं मस्ती खेल साहब दोबारा वापस आऊंगा, मैं आपसे दोबारा आप हमारे साथ हैं दानियाल अजीज साहब। दानियाल अजीज साहब, ये फरमाइए कि ये पीएमएलएन के अपने लोग, ज़ाहिर आप तो पीएमएलएन आपकी पार्टी नहीं है, बहरहाल आप उन लोगों में शामिल हैं, ये लोग खुद शकूक व शुबात का इज़हार कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब एक दिन बयान देते हैं कि जनाब हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, आप लॉ को जानते हैं, मगर अब ये खुद क्यों इस तरह के शकूक व शुबात पैदा कर रहे हैं कि जनाब हमने ठीक ना कर? तो क्या सेंस है, और क्या दो नई पार्टियां भी बन रही हैं कि फरमाइएगा, आपके पास क्या खबर है? इसमें जी नून लीग में वाज़ेह तौर पर ये जमात जो है, इस काम के लिए इनकी कोई सलाहियत नहीं है कि ये पाकिस्तान को इन मुश्किल इंतज़ामी हालात से निकाल सके। मैं आपको थोड़ी सी याद दहानी करवा दूं आपके नाजरीन को, ये वही जमात है कि जब पाकिस्तान मुश्किल में पड़ा तो इन्होंने FWO को बुला लिया कि आप लाहौर की सड़कें बना दें, हमसे ठेकेदारी निज़ाम ठीक नहीं होता। इन्होंने फौज को बुला लिया कि आप वापडा चला लें, हमसे वापडा नहीं चलता। इन्होंने फौज को दरखास्त दी हुई थी कि आप रेलवेज भी चला लें, हमसे रेलवेज नहीं चलती।
यहाँ तक कि इन्होंने ये भी दरख्वास्त दे दी कि आप आके अदालतें भी चला दें, क्योंकि दहशतगर्द अदालतें भी नहीं हम चला पा रहे। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फौज इस बात पे पशेमान हो गई कि आखिरकार ये हमसे कूड़ा भी निकालने के लिए कह देंगे, ये किस लिए है ये। तो इसलिए ये वही जमात है। अब ये कहते हैं कि जी बाबटा में 590 अरब की चोरी हो रही है, एफबीआर में टैक्स नहीं कोई दे रहा। ये सारे वो हल्के हैं जो इनके सपोर्ट के गिने जाते हैं, जैसे कि मसलन इंडस्ट्रियल सेक्टर है या जैसे ताजर बरादरी है। तो ये जो एफबीआर का जो दानियाल अजीज साहब, मैं माफी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, अजान की ब्रेक है, यहीं से आपकी बात को दोबारा शुरू करेंगे। मस्ती खेल साहब भी आते हैं, अजान की ब्रेक, नाज़रीन फौरन हाजिर हो रहे हैं अजान के बाद। वेलकम बैक। दानियाल अजीज साहब हमें ज्वाइन किया है, राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे, मगर मैं चाहूँगा आप अपनी बात को मुकम्मल करें ताकि फिर उनसे उनका टेक इस पे ले सकें। जी दानियाल अजीज साहब। तो मैं ये कह रहा था आपको कि अभी भी फिर से ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तमाम तर कोशिशों के बावजूद इनको समझा बता मैं थक गया कि लोकल गवर्नमेंट्स को कैसे अब आगे चला सकते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं, एफबीआर की रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं। मुतादिद बार इकोनॉमी के ऊपर मेरी मीटिंग्स हुई शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ के साथ, और हमारा जो मीडिया सेल था उसमें अक्सर ये बात होती थी, लेकिन वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। नून लीग के बारे में एक मिथ थी कि ये इकोनॉमी बहुत अच्छी चला लेते हैं। वो अब्दार साहब को हटा के वहाँ से वो भी मिथ खत्म होगी। अब बाकी जमातों की तरह इनके पास भी फाइनेंस मिनिस्टर कोई नहीं है जो इनकी जमात का हो। तो ये बाहर से इम्पोर्टेड आके कभी पीटीआई चलाती थी, कभी पीपल्स पार्टी चलाती थी, अब नून लीग भी उस फहरिस्त में शामिल हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि इनके पास हल कोई नहीं है। वोट का हाल जो है अपनी सियासी साख तबाह करते करते कि जी हमने डिफॉल्ट रोका है, वो हाल आपने फरवरी का 8 तारीख को देख लिया। तो अब इनके पास मुस्तकबिल भी कोई नहीं है। रेवड़ियाँ बांटने वाली सियासत का खात्मा, वो जनाजा निकल चुका है, वो इनको समझ आनी नहीं आ रही है, लेकिन आ जानी चाहिए। और जो दूसरी तरफ पाकिस्तान के मसाइल का हल है, उसके लिए इनके पास कोई ऐसी खातर खा पेशरफ्त नहीं है। तो इसलिए लोग जो है इस गिरती हुई छत से अपने आप को बचाना चाहते हैं, जो आपका सवाल का जवाब है। जी मैं जी राना साहब मैं एक शॉर्ट सुनूं। एक तो ये कि आपके अंदर से ठीक है, बड़ी पार्टियों में डिसेंटिंग वॉइसेस होती हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो बड़ी अनयूजुअल हैं। एक शॉर्ट सुनवाता हूं मैं आपको ख्वाजा आसिफ साहब का, फिर आपका टेक सुनवाएं जी। सारा कुछ ना लिपट जाए, मैं सवाल में थोड़ा इजाफा कर दूं। राना साहब कुछ दिन पहले इनका एक बयान था बाजवा साहब से मुलाकात के बारे में, और एक मुबैना डील जो इनका कहना था कि जी उनको एक्सटेंशन के बदले में हमें ये मिला। जुबैर साहब का ये कहना, ये जो सारी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं विद इन दी पार्टी वाइल यू आर इन पावर, ये क्या है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही हमें। राना साहब प्लीज हमारी रहनुमाई फरमाएं। नहीं देखिए, वो सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई जिस तरह की सियासत कर रही है, आप देखें वो एक पोलराइजेशन की सियासत कर रही है, और जो जमहूरी रवैये हैं वो उस सियासत के नहीं। अब कल की आप मिसाल ले लें कि एक बड़ी इमोशनल स्पीच की अली मोहम्मद साहब ने, और उस स्पीच के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े हुए और उन्होंने उसका नोटिस लिया, और बहुत खुले दिल के साथ उन्होंने कहा कि अगर खान साहब को भी कोई तकलीफ़ है तो आए बैठ जाएं, मुल्क के लिए बैठें, मुल्क को आगे ले जाने के लिए बैठें, और उन्होंने एक ओपन इन्विटेशन दी। तो जिसके जवाब में जो है आपने देखा कि एक एग्रेसिव और रद्द कर देने वाली जो है वो मौक़िफ़ उमर यूब साहब ने रखा कि वो बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि एक जमात जो आज जिसका एक मौक़िफ़ होगा इस इलेक्शन के बारे में, उससे ज़्यादा ये तो अब साबित हो गया कि 2018 का इलेक्शन कितना रिग था, लेकिन उसके बावजूद हम समझते थे कि हमें मिसाके मईशत के ऊपर बात करनी है, ये बात नहीं करना चाहते थे, ये हुकूमत में थे, और आज उसके ऑपोजिट है बात। और आज भी हम बात करना चाहते हैं तो कॉमन डिनोमिनेटर ये है कि PMLN एक पॉजिटिव सियासत कर रही है, जबकि PTI समझती नहीं है कि बातचीत में कोई अपने जो पॉलिटिकल साथी हैं उनसे बात करने में फ़ायदा है, वैसे ये जमहूरी बनते हैं। तो इससे जाहिर यही उस चीज़ का वो कह रहे हैं कि जिस तरफ ये सियासत, जो पहले सियासत को, डेमोक्रेसी को जो नुकसान पहुंचाया PTI ने, जो प्रोजेक्ट वो लॉन्च हुआ और फिर उसकी जो डिसमेंटलिंग हो रही है, और उस डिसमेंटलिंग में जो एक एग्रेशन और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है।
तो ये इसका मकसद है, और इसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं है इन बातों का। अच्छा, ये एक इख्तलाफ भी होते रहते हैं, मगर ये फरमाइए कि ये बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं। ये ऐसे बयान है कि अगर अदालत सुओ मोटो ले ले, ये तो आर्टिकल 6 की जी वो आप एक सरकारी अफसर से कैसे डील कर सकते हैं कि ये बातें यानी पहले तयशुदा नहीं होती। क्विकली ज़रा बताइएगा फिर मस्ती खेल साहब। अगर आप देखें बाजवा साहब की आप बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो अब हकायक आ चुके हैं सामने कि बाजवा साहब ने सियासत में मुदाखलत की और भरपूर तरीके से की और प्रोजेक्ट पीटीआई को लॉन्च किया, और फिर बिल्कुल जब उनको एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई है तो उन्होंने फिर वो प्रोजेक्ट था उसको रिवर्स किया, और उसी चीज़ के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब से जो बातचीत हुई वो उसी तनासब से बात हुई कि वो सियासत से बाहर निकल रहे थे। ठीक है। वो जो वेंटिलेटर लगाया जिसके लिए इतनी तगदो की, उसका स्विच ऑफ कर रहे थे। तो ये इस पराये में आप इसको लें। ठीक है जी, मैं मस्ती खेल साहब थैंक यू। ये फरमाइएगा कि आपकी कुछ एक्सचेंज भी हुई ज़रा सख्त असम्बली में, और ये जो ये कह रहे हैं कि जनाब एक हाथ बढ़ाया रिकॉन्सिलिएशन का, मगर उसके जवाब में हार्ट हिटिंग तकरीर आ जाती है अली मोहम्मद खान साहब की, तो ये क्यों आपने महाजराई का फैसला कर रखा है? मस्ती खेल साहब। काजी साहब, मेरे अजीज़ हैं और मेरे इनके वाले साहब और मैं इकट्ठे रहे और दानियाल साहब और मैं कुलीग रहे इकट्ठे। जनाब गुजारिश ये है कि किस बुनियाद पे हमें ऑफर कर रहे हैं? उन्होंने ख़वातीन को जेलों में डाला हुआ है, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, कोई लॉ ऑफ लैंड जो है उसको ये मान नहीं रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की ये धजियां बखेर रहे हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से बेआइन मुल्क जो है वो उसका रूप धार चुका है। पता है कि हमने पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिजॉल्व की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने 90 डेज में इलेक्शन करवाने थे, वो नहीं करवाए। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वर्डिक्ट आया उसको नहीं माना गया, प्रेसिडेंट के खतूत को नहीं माना गया। तो मैं समझता हूं कि ये तो किसी लॉ और कानून और जमहूरियत की उन्होंने धजियां बखेरी हैं। जमहूरियत की ये क्या लगते हैं जी? मैं तो हैरान और परेशान हूं कि जो मियां साहब ने बात की, जो हम समझते हैं कि मेरी पार्टी का एक बड़ा कैलकुलेटेड मौक़िफ़ है कि फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर, हम उसको कैसे तस्लीम करें? पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को वोट डाले, हमसे निशान छीन लिया गया, हमें मन मर्जी के निशान आरओ ने खुद दे दिए। हमारी, मैं समझता हूं कि आज जो आप सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, मैं तो जब देखता हूं और सुनता हूं तो मुझे हंसी और मजाक लगता है कि ये क्या हो रहा है मुल्क के साथ, कि आपने एक पार्टी को बैन कर दिया, आपने एक पार्टी का निशान छीन लिया, आपने उनकी इज्जतदारों खवातीन को जेलों में डाल दिया, आपने इंसानी हकूक खसब कर लिए, आपने सिविलिटीज को, मैं समझता हूं कि वो ऐसे तबाह बर्बाद कर दिया, और फिर उस बुनियाद पर आप कहते हैं उनकी लीडरशिप को आपने जेल में डाल दिया। और जो इद्दत का जो वाकया है जिसके मैं समझ इसकी मजम्मत करूं, कोई जी शऊर, कोई पाकिस्तानी, मैं समझता हूं इसको लाइक नहीं करेगा, पूरी दुनिया सिविलाइज्ड लाइक नहीं करेगी कि आप लोगों के घरों में घुस के उनकी जो है, मैं समझता हूं वो फैसले करो, उस बेस पे आप कहते हैं कि हमसे बात करें। कैसे बात करें? बात सर ये होती है, बात, हम डेमोक्रेटिक फोर्स हैं, हम बात करने को तैयार हैं, हम बिलीव करते हैं, लेकिन हमारा ये पहले दिन से डिमांड है कि अवाम ने मैंडेट हमें दिया है, हम 170 नेशनल असेंबली की सीट जीते हैं, मुस्लिम लीग नून सिर्फ पूरे पाकिस्तान में। मैं काजी साहब बावसूख जराए से मालूम कर रहा हूं, अल्लाह कल आप देखेंगे, कल कहीं ना कहीं से ये खबर छाया होगी और खबर सामने आएगी कि मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 17 सीटें जीती है और पंजाब में सिर्फ 25 MPA की सीटें जीती है। ये धांधली करके, ये दिन दिहाड़े डकैती करके इन्होंने हमारे मैंडेट को छीना है। ये इस जो इलेक्शन हुआ है नामे निहाद, इसको हुर्रियत कहते हैं। ये इलेक्शन नहीं हुआ सर, ये सिलेक्शन नहीं हुआ, ये एक्शन हुआ है। इन्होंने दिन दहाड़े हमारे मैंडेट को छीना है। आप देखें, आप हमारे खिलाफ झूठे पर्चे करें, सियासी ब्रेक पे जाना है, को जेलों में डालें और फिर आप जेलों में करें और फिर कहें जी मुज़ाकरात की दावा देते हैं, कैसे हो सकता है? एक ब्रेक है, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब दानियाल अजीज साहब, राना एहसान अफजल साहब, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। तो इस पे अभी बढ़ेंगे, दानियाल अजीज साहब की तरफ बढ़ेंगे, मैशत की बात करेंगे। मोइन कुरैशी वाली कहानी क्या दोहराई जा रही है? ये जिस तरह से है, जिस तरह उन्होंने कहा कि डार साहब तो हमारे अपने वज़ीर ख़जाना थे, ये क्या मामला है? और दीगर मामला हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राना एहसान अफजल साहब,
एक बड़ी भारी अक्सरियत से अमेरिका के ऐवान ज़ेरी में एक जो करारदाद पास हुई है उस पर रिएक्शन भी आ गया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर यानी जो आपकी पार्टी की तरफ से आया, इसहाक डार साहब की तरफ, क्या आप डिमार्च करेंगे, क्या उनको तलब करेंगे जिस तरह से हमने तलब किया था उस मुबैना साइफर के हवाले से पिछली गवर्नमेंट में? क्योंकि ये भी तो एक ज़ाहिर है फिर इसे हम मुदाखलत करार दे सकते हैं। हाउ वुड योर गवर्नमेंट रिएक्ट टू दिस जो एक करारदाद आई है जनाब राना एहसान अफजल साहब? देखें, आज बिल्कुल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं उन्होंने बिल्कुल राइटली कहा कि ये इस तरह की करारदादें तो कोई भी हम भी कर सकते हैं किसी मुल्क के बारे में, लेकिन इस चीज़ को नहीं किया जाता क्योंकि इसको मुदाखलत के ज़िम्रे में ले लिया जाता है। और यह अमली तौर पे मुदाखलत है कि आप एक असम्बली जो है वो, जबकि वो नॉन बाइंडिंग है, उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी एक इस तरह का मैसेज भेजना, ये मुदाखलत के ज़िम्रे में बिल्कुल इसको लिया जा सकता है। और उसका जो रद्द अमल है वो असेंबली, क्योंकि ये असेंबली से हुआ, वो अगर नेशनल असेंबली से हो तो वो एक बफिटिंग जवाब होगा। और उसका उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो जो ड्राफ्ट है वो बन चुका है और उसको जल्द ईवान बाला में लेके आया जाएगा और वहाँ फिर देखेंगे कि कौन इस मुदाखलत के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा होता है और वोट डालता है और कौन जो है इस मुदाखलत को वेलकम करता है। तो इससे बड़ा क्लियर पता चल जाएगा कि जो यहाँ लोग जो एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाते थे, क्या वो हकीकी मानों में एब्सोल्युटली नॉट को मानते हैं, क्या वो हकीकी माने में समझते हैं कि इस मुल्क दूसरे मुल्कों को हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो ये जो रेजोल्यूशन जो हम प्लेस करेंगे अपने पार्लियामेंट में, उसके अंदर बिल्कुल डार साहब ने कहा कि यूनिटी होनी चाहिए और यूनिटी के साथ उसको रद्द करने की ज़रूरत है। मैं इस एक छोटा सा सवाल, लेकिन राना साहब हम तो पॉलिटिकली बिल्कुल इनकी हेजेमनी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कल बयान था कि आपको आपका बजट IMF बनाता है और IMF में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अमेरिका बहादुर है। हाउ वुड यू यू नो रिएक्ट टू दैट? देखिए, कोई कांग्रेस के मुताहत नहीं है IMF, वो एक आज़ाद अदारा है। वो ज़रूर अमेरिका की इन्फ्लुएंस उस पर हुकूमत की होती होगी, लेकिन वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो प्रेसिडेंसी है वो भी इस तरह की इट्स जस्ट करारदाद जिस तरह एक पेश की गई, उसकी वहाँ भी कोई वर्थ नहीं है। यानी कि अगर अमेरिका के अंदर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो उसके ऊपर भी उसका कोई का कोई बाइंडिंग फैक्टर या कोई वो उसका वजन नहीं आता। ये एक हाउस ने अपना मौक़िफ़ दिया और इसका बैकग्राउंड है। देखें, कुछ जो बैकग्राउंड ये है कि लॉबी फर्म्स हायर की गई और वहाँ डॉलर भेजे गए और एक कैंपेन की गई, तो उसके नतीजे में ये जो है ये सब कुछ लगता है हुआ है। तो ये चीज़ें पहले भी कोशिश की गई और एक सेनेटर ने यह बयान भी दिया कि हम IMF को इस्तेमाल करेंगे कि वहाँ चीज़ें हम मनवाएं। तो ये मौक़िफ़ एक यहाँ जमात का भी था कि हम IMF को ख़त लिखेंगे, उनके दफ्तर के बाहर धरना देंगे। तो डेफिनेटली इसके ताने बाने मिलते हैं, कोई ये बाइंडिंग नहीं है, इसकी कोई इतनी वर्थ नहीं है और एक बेफिटिंग जवाब जो है हमारी नेशनल असेंबली देगी। अच्छा जी, ये बस्ती खेल साहब, अब बात ये है कि अब पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो उन्होंने ख़ास नुक्ता उठाया राना साहब ने, वो ये कि जब असम्बली इसका जवाब देगी तो क्या इस मुदाखलत के ज़िमन में जो आपकी पार्टी है, जो कि ज़ाहिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी मगर हुकूमत आपकी नहीं है, तो क्या आपका अवान ज़ेरी या बाला दोनों में आपका मौक़िफ़ इस जो मुबैना मुदाखलत है इसके हवाले से क्या होगा? बस्ती खेल साहब। देखें जी, मैं थोड़ी सी बात को, मेरे अजीज़ हैं और बड़े काबिल एहतराम हैं, पढ़े लिखे हैं और बात को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। मैं बड़े कैटेगोरिकली आपको बता दूं कि देखें जी, जो खान साहब की रिजीम चेंज हुई थी तो वहाँ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के सफ़ीर को बुला के उनको थ्रेट किया, थ्रेटनिंग अंदाज में उन्होंने लिखा और पाकिस्तान के सफ़ीर ने फिर साइफर भेजा जिस पे एक नहीं दो सलामती कमेटी हुई, जिनमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ेर क़यादत जो हमारे आर्म फोर्सेस के सरबराह थे, फिर दूसरी तरफ जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो पिछले दौर में PDM की गवर्नमेंट थी, उसके तहत 2 दफ़ा उन्होंने बुला के, जैसे आपने भी रेफरेंस दिया है कि उनके सफ़ीर को बुला के जो है वो दिया गया, जो आप क्या कह रहे थे, उसको बुला के उसको कहा गया कि ये, और जहाँ जी डिमार्च किया गया। जहाँ तक क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान का जो इलेक्शन हुआ है, जो मेन बड़ा प्लेयर है
इमरान खान और उसकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने उसको बैन कर दिया है जी। रात को नॉमिनेशन पेपर जमा हो रहे हैं, लास्ट टाइम है, आप जनाब देखें जी आपका वो निशान अलॉटमेंट का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात का ये स्टेटमेंट, उनका ये वर्डिक्ट आया और उसको मिस इंटरप्रेट किया बकौल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि हमने तो उनका निशान छीना ही नहीं है। अगर निशान नहीं छीना गया तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब निशान अलॉट हो रहे तो बल्ला का निशान क्या कहां था? देखे ना जी, उसके बाद भी आपके पास पावर्स हैं कि अगर आपने आपके डिसीजन को उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया तो आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोए मोटो नोटिस ले सकती थी और कह सकती थी कि ये ज्यादती हो रही है। जनाब देखें जिस माहौल में ये इलेक्शंस हुए हैं, जिस माहौल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को नहीं माना गया, प्रेसिडेंट के खत को नहीं माना गया, जो आईने पाकिस्तान दो टोक और वादे तौर पे कहता है कि आपने 90 डेज में इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने एक शख्सियत के लिए रेड कारपेटेड इस्तकबाल करके उनको पाकिस्तान में लॉन्च किया गया, बुलाया गया, अवाम ने उसको मैंडेट नहीं दी गया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान जेल में पड़ा है, इनके लोग जेलों में पड़े हैं, बड़ी लीडरशिप जो है वो छोड़ गई है, लोटे बन गई है, शायद अवाम इनको वोट नहीं देगी। लेकिन अवाम ने काजी साहब मैं समझता हूं कि तहरीर चौक की याद ताजा कर दी है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ने इमरान खान को इतना वोट दिया है, इस नैरेटिव को इतना वोट दिया है कि पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को 3/4 वोट दिया है। और जहां तक ये बात करें अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव की, चूंकि उसकी वजह यह है कि यहां पे उनके सफीर भी बैठते हैं। अगर ये देखें जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गला घोंट सकते हैं, ये तरह तरह के लॉज ला सकते हैं, सेंसरशिप लगा सकते हैं, तो जनाब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में तो ये कल्चर नहीं है। यहाँ उनके एम्बेसीज बैठी हैं, वहां उनका मीडिया बैठा है, क्या जुल्म हो रहा है, सोशल मीडिया पूरा बता देता है कि क्या जबर ज्यादती नाइंसाफी हो रही है, खवातीन को आप पकड़ रहे हैं। एक अली मोहम्मद खान की मैं आपको एग्जांपल लूं, एक कोर्ट से वो रिलीज होते हैं बेल पे, दूसरी पकड़ लेते हैं, दूसरे से होते हैं तीसरी पकड़ लेती है। ये बिल्ली चूहे का खेल जो जारी रहा था। और जनाब देखें जी कि ये जो हमारे भाई कह रहे हैं कि मैंने तो असम्बली के फ्लोर पे भी कहा है कि अगर कोई भी कंट्री का, फॉरेन कंट्री का कोई भी अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये कुछ धमकी देगा, थ्रेट करेगा, तो मैं उनके साथ खड़ा हूंगा। लेकिन ये उनकी आजादी इजहार राय है। ये जो उनकी पार्लिमान ने जो उनकी अवान नुमाइंदगान मस्तिखेल साहब मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मगर मैं जी क्विकली लेट मी सर जी मैं कंप्लीट करूंगा सर। जी आपकी बात मैं ब्रेक के बाद आपकी बात यहीं से शुरू कराऊंगा, फिर राना साहब को भी अप्रोप्रिएट टाइम दूंगा। मगर सवाल राना साहब आपके पास मेरा ये होगा कि आपकी पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसका अपना वजीर खजाना आया करता था, डार साहब से इख्तलाफ हो या ना हो, मगर ये जो अब आए हैं ये वही कड़ी लगती है जो पुराने थे हमारे जो आया करते थे। तो इस पे मैं आपका टेक लूँगा। एक ब्रेक है, मस्तिखेल साहब की बात मुकम्मल करेंगे और फिर मुकम्मल टाइम देंगे राना साहब को कि इसकी वजाहत करें। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मस्तिखेल साहब आप अपनी बात क्विकली सब कर लें, उसको कंक्लूड, तो फिर बहुत से सवाल इकट्ठे हो गए हैं। मस्तिखेल साहब मैं जी वो जो भी बात हो रही थी कि जो अवान नुमाइंदगान, अमेरिका के अवान नुमाइंदगान ने जो करारदाद पेश की है, तो काजी साहब ये जो पाकिस्तान में जो फ्रॉड इलेक्शन हुए, फॉर्म 47 के इलेक्शन हुए, इससे कौन आगे, इनकी हकीकत से कौन आगाह नहीं है जी? इनकी जो इलेक्शन हुए हैं इससे कौन इसको तस्लीम करने को तैयार है? आपकी फाफन ने कहा कि इलेक्शन में रेगुलरिटीज हुई हैं, आपके पटन ने कहा जो इलेक्शन के मैटर को करती है कि ये इलेक्शन जो है वो अब शफाफ नहीं हुए, आपके पिलडॉट ने कहा कि साफ शफाफ नहीं हुए, जो गैर जानिबदार लोग हैं, जो इंटरनेशनल मुबस्सिरीन है, उन्होंने कहा है जी कि ये नहीं हुए। मैं समझता हूँ अब जो है वो हकायक को तस्लीम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि राना साहब से जाती होगी। राना साहब ये सारे जवाबात तो आप दें, मगर एक और बड़ा बर्निंग इशू उस पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। ये बिजली की वजह से बड़ा एक अनरेस्ट का खतरा पैदा हो गया है। एंड रिसेंटली वी हैव सीन व्हाट हैपेंड इन केनिया, तो हमें इससे बचना भी पड़ेगा। इसके लिए क्या कर रहे हैं? और जो मस्तिखेल साहब ने कहा है इस पे आपका क्या रिस्पांस है? देखिए मस्तिखेल साहब की बात को तो मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया। अमेरिका जो है वो हमारे इलेक्शन कैसे हुए, क्या नहीं हुआ, उसके ऊपर उसकी असेंबली जो है करारदाद पास करे, ये मुदाखलत है। अब इस मुदाखलत को ये रद्द करते हैं या अमेरिका की इंटरवेंशन को, जिसको ये एब्सोल्युटली नॉट कहते थे और कहते थे हम किसी के कोई ग़ुलाम हैं,
अगर ये इसको रद्द नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि ये गुलाम है और ये अमेरिका की मदद चाहते हैं और वहाँ पैसे खर्च रहे हैं और लॉबियस्ट हायर करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो नंबर एक देखें, बाकी जो बिजली की बात है, देखें जो 200 यूनिट से नीचे हैं उनका रेट नहीं बढ़ाया जा रहा और उधर मेजॉरिटी जो बिजली के महकमे में सब्सिडी है, जो मेरे ख्याल से गालबन एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन 600 अरब से भी ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है। अब इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम 200 यूनिट से ऊपर जो है वो। लेकिन राणा साहब, आपने ये दोबारा से क्यों रिन्यू किए? ये जो पुराने पहले ये फटीचर और कचरा था जब हमने खरीदा था, जिस गवर्नमेंट ने भी कोई रिन्यू नहीं किया, कोई रिन्यू नहीं किया। 10 कल यहाँ पे अब्बासी साहब कह के गए हैं तवानाई के माहिर के 10 को दोबारा से रिन्यू कर दिया गया है। Is it do you rubbish it? वो गलत खबर है। आप नाम लेके मुझे बताएं कि कौन से आईपीपी को रिन्यू किया गया। अगर उनसे मुआहदा है और उनके लाइसेंस की मुद्दत होती है तो उस मुआहदे के तहत वो जो टाइमलाइन होती है। लेकिन राणा साहब ये बताइए, बिजली की बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ, ये बड़ी वाइटल है। 48,000 मेगावाट के हमने मुआहदे कर रखे हैं और उसके बावजूद 6-6 घंटे 7-7 घंटे बिजली नहीं आ रही। कश्मीर का मामला आपके सामने है। नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। मर्दान जो है वहां केयर टेकर हुकूमत के दौरान बिजली चोरी पे एक्शन हुआ और उधर की लोड शेडिंग को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। कल आप हमारे से पेशावर ज़ीरो लोड शेडिंग ले लें, वहाँ जो बिजली चोरी है उसके ऊपर गंडापुर साहब जो है वो हिम्मत करें, बिजली चोरी को ख़त्म करें। बिजली हमारे पास वाफर है। ये मसला ये कि कमर्शियल लोड शेडिंग हो रही है, इकोनॉमिक लोड शेडिंग हो रही है कि जहाँ रिकवरी पूरी नहीं है वहाँ लोड शेडिंग हो रही है। अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो ताउन करें, बिजली चोरी को खत्म करें। राणा साहब, 70-80 रुपए का यूनिट कैसे? मैंने आपको खत दिखाया था, इंडिया से मुझे लोगों ने भेजा कि 4.5 जैसे पंजाब दे रहा है, जैसे सिंध के इलाके दे रहे हैं, 4 रुपए 80 पैसे में इंडिया बिजली दे रहा है। नहीं, मेरी बात सुने ना। ये तो नहीं हम कह सकते कि इस यूनिट पे कैसे लोग, आखिर 50-60% 70% पाकिस्तान जो है वो तो दे रहा है, ये यूनिट प्राइस दे रहा है। तो ये तो इस वजह से नहीं है कि इसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता। ये कल्चर पैदा हो जाता है, ये एक चोरी डकैती का निज़ाम, जहां एक सिस्टम हो, उसको रोकने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर को, हुकूमत को अपनी रेट कायम करने की ज़रूरत है, तो ये भी रिकवर हो जाएगा। नहीं, देखें, चोरी तो देखें सरकारी महकमे नहीं देते, आपकी जितनी ब्यूरोक्रेसी है उसको मुफ्त देते हैं। मैं आपको फेडरल हुकूमत की, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, फेडरल हुकूमत के हर अदारे की 100% पेमेंट हुई है और कोई ड्यूज नहीं है। ये गलत एक तासुर है जो कि वो, तो ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि फेडरल हुकूमत का कोई ऐसा अदारा नहीं है। मैं राणा साहब आपको बता दूं, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट पॉलिटिकल इशू इन डेज टू कम। मस्ती खेल साहब, आप उंगली उठा रहे हैं, आप कोई कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें जी, इलेक्शन के बारे में बात, पत्ता पत्ता बूटा बूटा जान हमारा, जान हाले हमारा हाले हाय, जान न जाने गुल न जाने बाग तो सारा जाने, जान न जाने गुल न जाने बाग तो सारा जाने आए। इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है सर। कोई ये इलेक्शन नहीं हुआ, ये खाना पूरी की गई है, ये सहारों के आसरे पे बैठे हैं, ये ढाक पे आए हुए हैं, इनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, ये अवाम के टुकराए हुए, अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। एक चलें, वक्त खत्म हुआ। राणा साहब, कुछ सवालात रह गए, कल हम आपसे पूछूंगा कब अपने वजीर ख़जाना ला सकेंगे। यानी ये भी अपने ही हैं, औरंगजेब साहब हमारे मुल्क के ही हैं, लेकिन बहरहाल पार्टियों के अपने हुआ करते थे, जिस तरह इसहाक डार साहब थे। बहरहाल नाज़रीन, ये मसाइल हैं, ये इशू हैं, सुलगते हुए आने वाले दिनों में हमें बचना है कीनिया और श्रीलंका बनने से, और इंशाल्लाह बचेंगे। इजाज़त, अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।